तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ रोप ऑफ 1 mm dia कैन लिफ्ट लोड अप टू 100 kg व्हाट लोड कैन अ रोप ऑफ सेम मटेरियल ऑफ 2 mm dia कैन लिफ्ट। 1 mm का रोप है, डायमीटर, एक रोप जिसका डायमीटर 1 mm है, ठीक है। ये हमारे पास एक रोप है जिसका डायमीटर 1 mm, ये 100 kg लोड को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो सेम मटेरियल का एक दूसरा रोप जिसका डायमीटर 2 mm है, डबल है, वो कितना मटेरियल लिफ्ट, कितना लोड लिफ्ट करेगा? ये 200 kg, ठीक है। 100 kg या 200 kg, सॉरी 200 kg निकालना है हम, ठीक है। इसका डायमीटर है 1 mm और इसका डायमीटर है 2 mm, ये डबल, ठीक है। तो कितना लोड लिफ्ट करेगा? ये मैक्सिमम 100 लोड लिफ्ट कर सकता है। इसका मतलब 100 के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, मैक्सिमम इतना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स बाय एरिया होगा, ठीक है। इसका भी ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा, ये भी फोर्स बाय एरिया होगा, ठीक है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम मटेरियल सेम होगा, F1 by A1 लिख देते हैं, इसको F2 by A2 लिख देते हैं, ठीक है। दोनों बराबर होगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों के लिए बराबर होगा। हमको F2 निकालना है, तो F2 कैसे निकालेंगे? F2 हो जाएगा F1 A2 अपॉन A1, ठीक है ना। अब F1 कितना है? लोड इसको निकालना है, ये है 100 kg, मतलब 100 इंटू जी, ये फोर्स है, इंटू A2 कितना है देखो, पाई बाय 4 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 कितना है? A1 है पाई बाय 4 r स्क्वायर, मतलब 1 का पाई बाय 4 d स्क्वायर, यानी इसका डायमीटर 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया कितना? 4, तो ये आ गया 400 G। तो इतना फोर्स, ठीक है, इतना फोर्स 400 G, यानी कि अगर मास हम निकालेंगे, लोड अगर हम निकालेंगे, कितना लोड लग सकते हैं? 400 G बाय G, तो ये आ गया 400 kg, ठीक है ना। 400 kg के बराबर हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर है, डायमीटर डबल हो गया तो एरिया 4 टाइम्स हो गया, है ना। एरिया 4 टाइम्स हो गया तो फोर्स भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। एरिया देखो, ये रेशियो सेम रहना चाहिए, अगर ये 4 टाइम्स बढ़ेगा तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हम कह सकते हैं। जितना मोटा आपका रॉड होगी, ठीक है ना, जितना थिक, जितना ज्यादा डायमीटर होगा, ऑब्वियसली उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। स्टील केबल has a radius of 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्टील केबल has a radius of 1.5 सेंटीमीटर। if maximum stress is not to exceed 10 to the power 8 Newton per meter square, then find the maximum load cable can withstand, ठीक है। तो आप देखो यहां पर दिया हुआ है स्टील केबल को जो है रेडियस 1.5 सेंटीमीटर दिया है, मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 10 टू द पावर 8, इससे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस ये झेल नहीं सकती है केबल। तो आपको बताना है कि कितना टोटल लोड हम इसको दें। मान लो ये लिफ्ट की केबल है और उस पे इतना स्ट्रेस पड़ना चाहिए, तो आप बताओ कितना लोड हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं जो लिमिट होगी, ठीक है ना, स्ट्रेस 10 टू द पावर 8 जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस है, समझ लो, ठीक है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस
ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो हो जाएगा फोर्स बाय क्या हो जाएगा, एरिया, है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस मालूम है, एरिया मालूम है, फोर्स निकाल देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस है 10 की पावर 8 इनटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर 1.5 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आएगा 1.5 का स्क्वायर इनटू पाई इनटू 10 की पावर 8 और ये 4 तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, न्यूटन में, ऑफ कोर्स न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम लोड जो ये केबल ले सकती है, न्यूटन, इतने न्यूटन का, ठीक है ना। क्लियर है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट आता है इलास्टिसिटी में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? देखो मान लेते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल मटेरियल है, ठीक है, वायर है समझ, ठीक, इससे मास हमने कुछ टांग दिया फॉर एग्जांपल, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ कुछ बढ़ जाएगी, डेल्टा एल से कुछ भी इसकी जो लेंथ बढ़ी है ना, तो ये अगर ये मास हटाएंगे तो वापस अपना शेप रीगेन कर लेगा, है ना। इसका मतलब इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है ना, ये अपना शेप रीगेन कर पा रहा है, मतलब कुछ एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर। उसी एनर्जी को हमको निकालना है कि वो कितनी एनर्जी है जो स्टोर्ड है, ठीक है। बिल्कुल जैसे स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमको पता है K होता है, ठीक है। अब मान लो इस पे फोर्स लगाएंगे F, तो F क्या होता है, F इज इक्वल टू KX के बराबर होता है। X क्या है, डिफॉर्मेशन, जो भी इंक्रीज हुआ लेंथ में वो है X, यहां पर X क्या है, एलोंगेशन या कंप्रेशन या डिफॉर्मेशन, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखते हैं, हमको मालूम है जो एलोंगेशन होता है डेल्टा एल, मान लो इस पे मैं फोर्स F लगा रहा हूं, इस एंड पे फोर्स F लगा रहा हूं, ठीक है। तो हमको क्या पता है, जो एलोंगेशन होगा डेल्टा एल वो कितना होगा, F L बाय AY, मान लो इसका एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है, लेंथ L है, ठीक है। तो इसका जो एलोंगेशन होगा वो FL बाय AY होगा, ठीक है। अब इस फोर्स को देखो, फोर्स क्या है, AY बाय L इंटू डेल्टा L, ठीक है। ये हो गया। स्प्रिंग के लिए देखोगे, स्प्रिंग में अगर देखेंगे, स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में क्या होता है, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। ये भी, यहां भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन है, यहां भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन, देखने में सिमिलर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको K इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं, ठीक है। ये AY बाय जो L है ना, AY बाय L, इसका समझ लो फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इस वाले इस मटेरियल का फोर्स कांस्टेंट AY बाय L, तो K हो गया क्या, यहां पर अगर हम K की बात करेंगे, K हो गया हमारा AY बाय L, ठीक है। ओके, तो फोर्स हो गया K डेल्टा L, ठीक है। अब स्प्रिंग की हमको मालूम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। स्प्रिंग की अगर हम बात करें, यहीं पर लिख देता हूं, K जो है वो किसके बराबर है, AY बाय L के बराबर, ठीक है। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ KX स्क्वायर, हाफ KX स्क्वायर होती है, ठीक है। सिमिलरली ये जो मटेरियल है
इसकी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, यहां एलोंगेशन डेल्टा एल है, स्प्रिंग में x है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब देखो k क्या है यहां पर, U इज इक्वल टू हाफ a y बाय l into delta L square. This is the elastic potential energy. Elastic potential energy of a material. ठीक है ना? अच्छा ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है a y by l इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो ये विद इन इलास्टिक लिमिट बात, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट बात हो रही है। ठीक है ना? ये कब है कंडीशन, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि ये जो वैलिड है, ये जो फॉर्मूला आया है स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन से आया है, हमने देखा था। ठीक है ना? तो ये वैलिड कब होता है, हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ ही है बेसिकली। ये कब वैलिड होता है, ये तब वैलिड होता है जब डिफॉर्मेशन कम हो, यानी विद इन इलास्टिक, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है ना, a के अंदर, 0 से a के बीच में, ये फॉर्मूला। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये कब वैलिड है, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गई, बिल्कुल प्रूफ उसी तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ उसी तरीके से। ठीक है, जैसे वहां पर किया। तो u आ गया हाफ a y बाय l इंटू डेल्टा l का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मान लो हमको a y l दिया हुआ है और डेल्टा l दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, देखो f को क्या लिखते हैं हम, f क्या है, f को देखो a y बाय l इंटू डेल्टा l लिख सकते हैं। यहां से देखो f को a y बाय l इंटू डेल्टा l, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ a y बाय l तो है ही, एक डेल्टा l यहां से ले लो, a y बाय l इंटू डेल्टा l इंटू डेल्टा l। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, इसको एक और चीज लिख सकते हैं, f, आप देखो f बाय a को, ठीक है, f बाय a को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय l इंटू डेल्टा l हो जाएगा। ठीक है ना, f बाय a इज इक्वल टू y बाय l इंटू डेल्टा l। f बाय l क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है f बाय a। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको मिटा देता हूं, अब देखो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू f हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा l बाय l। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, हाफ इंटू f की जगह क्या लिख देता हूं, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, इंटू इसको क्या लिख देता हूं, डेल्टा l को स्ट्रेन इंटू l। ठीक है, स्ट्रेन इंटू l, क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, देखो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू AL, A इंटू L। समझ गया बात? और ये AL क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। क्लियर है? तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये अलग अलग फॉर्म हो गए, है ना? तो ये भी है, ये भी है, याद रख सकते हैं, ये भी है। ठीक है, और ये भी है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास आ गया
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब इसको हम एनर्जी डेंसिटी देखते हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, U बाय वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये कितना हो जाएगा, देखो एनर्जी डेंसिटी आप देखो U कितना है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर मैं वॉल्यूम कर दूं तो ये तो कट जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना, ठीक है ना। एनर्जी, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेन को लिख सकते हैं क्या, आपको मालूम है स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेस, इसको लिख देंगे स्ट्रेस बाय वाई, ठीक है ना। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई, यंग्स मॉडुलस, तो हो जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है उस हिसाब से यूज कर लो, ठीक है। स्ट्रेन दिया है, वाई दिया है, ये यूज कर लो, स्ट्रेस दिया है, वाई दिया है, ये यूज कर लो, ठीक है। या एक से दूसरे को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई एक याद रख लोगे तो वो भी बाकी को निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये एक वायर दी हुई है, यहां पर एक मास टंगा हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है ब्लॉक स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी stored in wire in this position। अब आपसे बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इस वायर में कितनी स्टोर्ड है, ठीक है। इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y। अब आप देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एलोंगेशन हो गया होगा, इसका एलोंगेशन कितना होगा आपको मालूम है, इसका जो एलोंगेशन होगा वो कितना होगा, डेल्टा L इज इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल रहे हैं ना, कहां पर आकर ये रुकेगा, L लेंथ थी, कुछ एलोंगेशन हुआ होगा इसका, डेल्टा L यही इक्विलिब्रियम होगा, यहां के रुक जाएगा, कुछ एलोंगेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा mg L बाय ay के बराबर। क्लियर है ना। तो अगर आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तो U हो जाएगा हाफ इंटू, आपने देखा था F इंटू DL, ठीक है, हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L, ये देखा था हमने। अब हमको डेल्टा L मालूम है, देखो हमको क्या पता है, डेल्टा L फोर्स पता है, mg है, तो हम लिख देंगे हाफ इंटू mg इंटू डेल्टा L क्या है, mg L बाय ay, तो आ जाएगा हाफ mg का होल स्क्वायर L बाय ay, ठीक है ना, हाफ mg स्क्वायर L बाय ay, ठीक है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, वायर में इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। इसका बी पार्ट आपसे अगर मैं पूछूं,
फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन एम। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, इतना पूछा, ठीक है ना। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, देखो मास, ये जो मास है ये L लेंथ थी, यहां मास हमने लटकाया और ये यहां पर आ गया डेल्टा L लेंथ पर। इसका मतलब इस मास का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L हुआ, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा, फोर्स जो भी लग रहा है इनटू डेल्टा L, इतना वर्क किया तो कितना हो जाएगा mg इंटू डेल्टा L, कितना है भाई mg L बाय ay। तो क्या आ गया ग्रेविटी का वर्क mg स्क्वायर L बाय ay। अब ध्यान से देखना, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से बात करें तो क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से मास जितना ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना, समझ में आ रही बात। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया है, वो वर्क कहां गया, या हम कहें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो जो पोटेंशियल एनर्जी कहां गई, एनर्जी तो नाइदर बी लॉस्ट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, है ना। ऐसा तो नहीं है वो कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। देखो एनर्जी जो स्टोर हुई है वो mg स्क्वायर L अपॉन 2ay, और जो ग्रेविटी ने वर्क किया वो mg स्क्वायर L बाय ay। बाकी कहां गए, इतना जो वर्क है ग्रेविटी का वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। वर्क जो है कुछ आधा स्टोर हो गया, आधा कहां गया, देखो आधा चला गया कन्वर्ट हो गया, लॉस हो गया, समझ लो, ठीक है। लॉस किसमें हो गया, ये बेसिकली आके यहां पर रुक गया, ठीक है ना, रुक गया, इसका मतलब ये एक्सटेंशन हो गया, मतलब कि बाकी का जो वर्क है वो लॉस हो गया, ठीक है। डैम्पिंग कहते हैं उसको, डैम्पिंग का मतलब है कि फ्रिक्शन वगैरह का कुछ लॉस हो गया, ठीक है, अंदर जो फ्रिक्शन था, ठीक है, मटेरियल के अंदर उसमें लॉस हो गया। अगर लॉस नहीं होता तो इस m का ऑसिलेशन हो रहा होता, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे मोशन करता रहता अगर लॉस नहीं होता तो, ठीक है, उस केस में एनर्जी स्टोर्ड रहती। ये क्योंकि आके रुक गया नीचे, इसका मतलब जो बाकी बचा वर्क है वो डैम्पिंग में लॉस हो गया, फ्रिक्शन में, हीट में लॉस हो गया, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। तो बाकी बचा वर्क कहां गया, बाकी बचा वर्क हीट में लॉस हो गया, ठीक है ना। तो Wg माइनस U इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट इन डैम्पिंग कह लो या फ्रिक्शनल डिसिपेशन, जो डिसिपेशन हुआ अंदर में, जो भी रेजिस्टिव फोर्सेस थी उनको ओवरकम करने में लॉस हो गया, ठीक है ना। कितना लॉस हुआ, ये हो गया mg स्क्वायर L बाय ay माइनस mg स्क्वायर L बाय 2ay, मतलब कि कितना लॉस हुआ, mg स्क्वायर L बाय 2ay इज लॉस्ट इन डैम्पिंग, ठीक है ना। या समझ लो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, अंदर जो वायर के अंदर भी जो कुछ रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ठीक है, उसको ओवरकम करने में लॉस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिसिटी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। मास m दिया है, लेंथ l है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया a और यंग्स मॉडुलस है y। आपको बताना है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इस वायर में। अब सबसे पहली बात, यहां तो कोई मास हमने बाहर से लटकाया नहीं है, तो एनर्जी कहां से स्टोर होगी इसमें,
इसका खुद का वेट है, हमने देखा था क्वेश्चन कि इसके खुद के वेट के कारण भी इसमें पूरा एक्सटेंशन आ जाता है, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है इस केस में सेल्फ वेट है इसका, उसके कारण इसका एक्सटेंशन होगा, इसका एलोंगेशन होगा, जिसके कारण कुछ एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी, वो हमको निकालनी है, ठीक है ना। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो हमको एक चीज पता है इसमें, जो पहले हम कर चुके हैं कि किसी पॉइंट पर, किसी x डिस्टेंस पर, ठीक है, टेंशन लिखते हैं, टेंशन, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम बॉटम, x डिस्टेंस पर टेंशन देखेंगे तो कितनी होगी, हमने निकाला था इसको पहले भी, mg/l इंटू एक्स, ठीक है। ये फिर से मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले। टेंशन वेरी कर रही है, इसका मतलब फोर्स वेरी कर रही है एक्स के साथ, ठीक है। अगर टेंशन वेरी कर रही है, आपको मालूम है कि एनर्जी हमने क्या लिखी थी, स्टोर्ड हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब देखो एलोंगेशन क्या है, एलोंगेशन भी तो चेंज होता है, किसके साथ चेंज होता है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे अलग अलग हिस्से का एलोंगेशन भी चेंज होगा, ये हमने देखा था। फोर्स जो है एक्स डिस्टेंस पर फोर्स कितनी है, देखो mg/l इंटू एक्स, ठीक है। तो फोर्स वेरी कर रही है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब फोर्स कांस्टेंट होती है, कैसे, mg/, यहां पर देखो टेंशन लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो mg/, अगर टेंशन यहां पर कांस्टेंट होती तो उस केस में टेंशन होती T इज इक्वल टू mg। मान लो कि इसका वायर का कोई मास नहीं होता और यहां से अगर हम मास यहां पर कोई हैंग करते तब उस केस में टेंशन कांस्टेंट होती, लेकिन इस केस में तो टेंशन वेरी कर रही है सेल्फ वेट के कारण, ठीक है, लीनियरली वेरी कर रही है, हम देख चुके हैं। तो यहां पर टेंशन तो इतनी हो गई, अब इधर पे हमको पूरे इसकी, इसमें जितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा कोई एलिमेंट देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो एलिमेंट है dx लेंथ का, dx लेंथ का, ठीक है, इस पे टेंशन कितनी, इसमें फोर्स कितनी लग रही है, mg/l इंटू एक्स, ठीक है। इसका एलोंगेशन कितना हो जाएगा, एलोंगेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, हमको क्या लिखना है, हाफ इंटू, क्या लिखा था हमने, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये हमारी पोटेंशियल है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इस हिस्से में कितना स्ट्रेस होगा, देखो टेंशन लग रही है, T इज इक्वल टू mg/l इंटू एक्स, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू mg/l इंटू एक्स, ठीक है, mg/l इंटू एक्स, ये इस पे टेंशन लग रही है, ठीक है। स्ट्रेन इस पार्ट का कितना होगा, स्ट्रेन ये होगा mg, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस लिखा है ना, mg/l इंटू एक्स, ये तो फोर्स हो गया बाय एरिया, ठीक है ना। स्ट्रेस अगर हमको लिखना है, स्ट्रेस, स्ट्रेस अगर यहां पर लिखना है तो स्ट्रेस हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स है mg/l डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है। इनटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस बाय वाई, ये होता है स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, mgx बाय la, ये तो स्ट्रेस हो गया, डिवाइडेड बाय वाई, डिवाइडेड बाय वाई, स्ट्रेस बाय वाई, स्ट्रेन हो गया, इनटू वॉल्यूम, इस हिस्से का वॉल्यूम क्या है, a इंटू dx, a इंटू dx हो गया, ठीक है ना, इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम। तो यहां पर देखो, सॉरी, ये du हो गया इस छोटे से एलिमेंट का, ठीक है ना,
ये du क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ठीक है। ये कितनी आई, हाफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, mgx बाय al का होल स्क्वायर इंटू a dx, ठीक है ना। और यहां पर एक y लिख देते हैं, 1/y, ठीक है, हाफ इंटू 1/y, ठीक है। अब ये mg बाय al तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दो, हो गया हाफ mg स्क्वायर बाय a स्क्वायर l स्क्वायर y इंटू a dx du, ठीक है। a से a काट दो तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, एक a बचा, इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर भी है, बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो mg स्क्वायर बाय a l स्क्वायर y एक्स स्क्वायर dx। अब आप साफ साफ देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स स्क्वायर dx पर, उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, du को इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा हाफ mg स्क्वायर a l स्क्वायर y इंटू इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 3, और लिमिट 0 से x कहां से कहां जा रहा है, 0 से l, तो ये आ जाएगा हाफ mg स्क्वायर a l स्क्वायर y इंटू एक्स क्यूब बाय 3, 0 से l के बराबर, ठीक है, 0 से l। फाइनली कितना आ जाएगा, mg स्क्वायर बाय 3 को बाहर ले लो, 2 3 जा हो गया 6 a l स्क्वायर y इंटू l क्यूब, है ना, l क्यूब और l स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना आ गया, एक l बचा, आंसर हमारा आ गया 1/6 mg स्क्वायर l on ay। दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, ठीक है, ड्यू टू सेल्फ वेट ना, सेल्फ वेट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो ये वैल्यू, क्लियर। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने छोटे से एलिमेंट की एनर्जी लिखी है, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। अगर टेंशन सेम रहता, सोचो अगर टेंशन सेम रहता तो ये x आता ही नहीं किसी भी पॉइंट पे, फिर टेंशन mg ही रहता। अगर मान लो यहाँ पर इसका खुद का मास 0 होता और कोई मास लटका देते तो किसी भी एलिमेंट की उसमें जो टेंशन होता वो हमेशा क्या होता, mg, है ना। फिर उसका आंसर हम निकाल चुके हैं, जब mg मास यहाँ पे लटकाएंगे तो ये 1/6 का टर्म नहीं आता वहां, ठीक है ना, फिर वहां 1/2 आता है। जब सेल्फ वेट के कारण अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो टर्म आता है 1/6 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इलास्टिसिटी हमने कवर कर लिया है, इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, जहां पर भी डाउट आएगा उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहनत करना, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आसान है। इसके क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ दे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं बाकियों से, ठीक है ना। तो इसी के साथ पढ़ाई कीजिए, थैंक यू वेरी मच।